आज हमारा टॉपिक है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन किया, मोनोपोली किया, वो आप लेक्चर में देख लें, हमने रिकॉर्ड किया, वहाँ से समझ लें। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान में होती है। बड़े ध्यान से इस बात को समझ लें। ये इंटरव्यू के रिलेटेड में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे पूछा जाता है। ये तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाती हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के कहीं दरमियान होता है ये, यानी कि पीसी में और मोनोपोली के दरमियान में होता है। मतलब ये होता है कि हमारा जो सेलर होता है ना, हमारे सेलर को मार्केट के अंदर कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास अपनी प्रोडक्ट के अंदर की मोनोपोली पावर भी होती है। मैं इसकी मिसाल आपको ये देते हैं, जो सबसे बेहतरीन मिसाल है कि आप ये देखें कि एक बार्बर जिससे आप कटिंग शटिंग करवाते हैं, ठीक है, वो दूसरे लोगों के साथ उसका कंपटीशन भी है मार्केट के अंदर, लेकिन उसको अपने काम के ऊपर एक मोनोपोली पावर है। यानी कि अगर आप कटिंग करवाते हैं किसी से, अपने बालों की कटिंग वगैरह करवाते हैं, तो आप एक ख़ास बंदे के साथ मुंसलिक हैं, आपके जहन उसके साथ अटैचमेंट है, क्योंकि आपको उससे काम पसंद है, और उसके काम का पसंद होना ही उसकी एक मोनोपोली पावर है अपने काम की, कि इसमें कोई महारत है ख़ास उसको, जिससे आप उसके साथ अटैच हैं। लेकिन उसके मुकाबले में वो मार्केट में दूसरे जो बार्बर्स बैठे हुए हैं उनके साथ भी तो कंपटीशन है ना। तो इसलिए ये दरमियान में होता है। इसमें हमारे सेलर के पास कुछ अपनी काबिलियत और अपनी प्रोडक्ट की कुछ मोनोपोली भी होती है, और साथ में उसे कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे पास मैनी सेलर्स होते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर नहीं बोलते, मोस्टली बेहतर ये है कि आप इसके अंदर मैनी सेलर की बात करें। मैनी सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। बड़े ध्यान से, आपने होमोजीनियस नहीं कहना। होमोजीनियस पीसी में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक में कौन सी प्रोडक्ट होती है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती है। उस पर बात करते हैं भी क्या होती है। ठीक है जी। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि चीज़ जो है वो एक दूसरे के मुकाबले में डिफरेंट होती है। सिमिलर देन होमोजीनियस होती है लेकिन डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें सुप्रीम की चाय और टपाल की चाय। अगर मैं ये चाय दो प्लेटों में डालकर आपको दे दूं तो शायद आप उस प्लेट को देखकर तो फ़र्क ना कर सकें, लेकिन अगर हम आपको डिब्बे दिखाएं और डिब्बे के ऊपर उस टेप लगा दें नाम के ऊपर, तो आप डिब्बे को देखकर ही पहचान देंगे जी वो टपाल का डब्बा लाल होता है और जी लिप्टन का जो है वो येलो होता है। तो लेकिन अगर उनकी पत्तियां हम प्लेट के अंदर डाल दें तो फिर देखें, फिर नहीं हमें पता लगता। मतलब कि ये कि बहुत सिमिलर टू होमोजीनियस होती हैं, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट की डिफ्रेंसीशन की वजह से वो मार्केट के अंदर अपनी एक डिफरेंट पावर रखते हैं, अपना एक ख़ास टेस्ट रखते हैं। और जब कोई बंदा जो वाज़ह तौर पर इस टेस्ट से अटैच होता है, तो उसको टपाल और सुप्रीम और लिप्टन के टेस्ट का फ़र्क पता लग जाता है, क्योंकि उनके पास अपनी ख़ास फार्मूला और पावर होती है। इसको आसान लफ्ज़ों में आप शॉप में समझ लें। साबुन है तो साबुन की कंपनियाँ एक परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मिसाल है। आप देखें उनके पास प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है, सेफ गार्ड का लक्ष्य से कोई मुकाबला नहीं है, उनका अपना फार्मूला है, दूसरे का अपना फार्मूला है। पैकिंग चेंज करते हैं, खुशबू चेंज करते हैं, मकसद लेकिन दोनों का सेम है, दोनों ही साबुन है। ठीक हो गया। तो ये होती है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद अगली चीज़ आप ये देखें कि जी इसके अंदर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। प्रोड्यूसर जब चाहे फर्म बंद करके चला जाए, जब चाहे अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर ले। तो ये फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जी नेचर ऑफ डिमांड कर। यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि मेरे मुताबिक 95% हमारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि अगर आप उनसे ये पूछ लिया जाए इसी इंटरव्यू में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिमांड कर्व होती है, तो हम याद रखें मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व नहीं होती। बड़े ध्यान से ये बात पूरी सुननी है आपने, कि जिस तरह मोनोपोली में हमने देखा था ना कि मोनोपोली की सप्लाई कर्व नहीं होती, इस तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ख़ास डिमांड कर्व नहीं होती। लेकिन हम डिमांड कर्व बनाते तो हैं ना, क्योंकि देखें जी मोनोपोलिस्टिक की कीमत होती है ना, होती है, उसकी क्वांटिटी डिमांड होती है ना, होती है। तो फिर डिमांड कर्व क्यों नहीं होती, ये भी मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं होती। लेकिन हम बनाते ज़रूर हैं। जैसे ये हम कहते हैं जी इसका ए आर गिरता है, तो ये जो ए आर होती है ना, बेसिकली इसकी डिमांड कर्व भी होती है। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कुछ ख़ास कंडीशनें लगानी पड़ती हैं और फिर ये वजूद में आती है। ये खुद ब खुद वजूद में नहीं होती। ये याद रखिएगा कि मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व वजूद में नहीं होती।
क्यों नहीं होती उसको मैं आपको देखें इस आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझा देता हूँ। क्या फ़र्ज़ किया, देखें जी, ये हमारे पास ये प्राइस है, ये क्यूडी है, ठीक हो गया जी, समझ गए आप इस बात को। और इस वक्त हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं जी कि ये हमारे पास इसकी AR है, ओके क्लियर। फ़र्ज़ किया जी ये कीमत थी और इस कीमत पर हम इतनी क्वांटिटी बेच रहे थे, क्वांटिटी डिमांड थी हमारी, ओके हो गया जी। अब बड़े ध्यान से समझें कि हमारे प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने अपनी सेलिंग कॉस्ट चेंज कर दी। मिसाल के तौर पर उसने एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दी। जब वो एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करेगा तो आप मुझे बताएं उसकी सेल बढ़ जाएगी ना। अब कीमत तो नहीं उसने चेंज की, लेकिन उसकी सेल बढ़ गई। अब वो उसकी कीमत पर उसकी नई AR पैदा हो गई, AR2। अब उसकी कीमत पर वो पहले 100 बेच रहा था, अब वो 200 बेच रहा है। अब फ़र्ज़ किया उसने क्या किया जी कि उसने इसके साथ साथ अपनी शै के अंदर ना उसकी पैकिंग चेंज कर दी। जब पैकिंग चेंज हुई, को रंग बिरंगे चीज़ें डाल दी उसने, रंग चेंज कर दिए, उससे भी लोग अट्रैक्ट हो गए, उसकी मज़ीद सेल बढ़ गई, वो नई कर्व AR3 निकल आई। अब वो उसी कीमत के ऊपर अब 500 बेच रहा है। अब देखिए प्राइस तो वही रही है, लेकिन डिमांड चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से हमारी प्राइस और क्यूडी के अंदर एक यूनिक रिलेशनशिप नहीं है। समझ गए बात को, यूनिक रिलेशनशिप नहीं है जो कि लॉ ऑफ डिमांड में था। ये देखें, ये ऐसे था ना कि जब प्राइस और क्वांटिटी के प्राइस कम होती थी तो क्यूडी बढ़ती थी ना, यूनिक रिलेशनशिप था, जो कि यहाँ पर यूनिक रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक की डिमांड कर्व नहीं होती। ये बहुत कम हमारे बच्चे हैं जिस बात को जानते, इसलिए आप इसको समझ लें। किसी इंटरव्यू या टेस्ट में आपसे पूछा जाता है तो फिर आप गलत जवाब देते हैं उसका। तो फिर भाई ये AR कर्व जो हमारी निकलती कैसे है, ये हम डिमांड कर्व बना कैसे लेते हैं, इसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हम कहते हैं जी हमारी जो सेलिंग कॉस्ट है ना, इसको हम कहते हैं हेल्ड कांस्टेंट। इसको हेल्ड कांस्टेंट तस्वर करते हैं, ये जम्पशन लेते हैं, तो फिर AR वजूद में आती है, अदरवाइज़ हमारी AR वजूद में नहीं आती। इसलिए आप ये कह लें कि हमारी नेचर ऑफ डिमांड कर्व जो है, एक तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है और ये हाई इलास्टिक होती है, जो कि मोनोपली में लेस इलास्टिक थी। अब अगर हम इसको ड्रॉ करने की बात करें ना, तो हमने एक चीज़ देखी है कि शेप दोनों की तकरीबन सेम ही होती हैं। शेप जो है ना वो हमारी दोनों कर्व की सेम होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, जब हमने मोनोपली में AR कर्व बनाई थी तो वो भी इस तरह थी, और MR बनाई थी तो वो भी ऐसे थी। अब जब हम मोनोपोलिस्टिक को बना रहे हैं तो उसमें भी AR ऐसे है, उसमें भी MR ऐसे है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होती कि ये फ़र्क क्या है। याद रखें कि मोनोपली के केस में हमारी जो AR MR होती है वो इन इलास्टिक होती है। क्या होती है जी? इन इलास्टिक होती है। याद रखें वो क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। और मोनोपोलिस्टिक के केस में क्या होती है? इलास्टिक होती है। ये दोनों का फ़र्क होता है, ठीक है। यानी कि ये जब मोनोपली में बनाई जाएगी, मोनोपली में बनाई जाएगी तो ज़रा सीधी सी करके बनाई जाएगी, और जब मोनोपोलिस्टिक में बनाई जाएगी तो ज़रा इसकी स्लोप को बढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया, ये आप बात समझ गए हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों की कर्व्स का। अब हमारे पास रिलेशनशिप कैसे आएंगे जी? अब आप देखें जी, हमारे पास सबसे पहले आ गया जी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर उसी तरह हमारा जो सेलर होता है उसके लिए हम क्या बनाएंगे जी, यहाँ पर प्राइस हो गई, यहाँ पर क्वांटिटी हो गई, AR गिरता है, MR उसके बाद गिरता है, और ये हो गया हमारा MC। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, इतनी आउटपुट होगी और इतनी हमारी प्राइस होगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। इसमें आपको बताया था, ये बात आपने नहीं भूलनी कि AC जो है, MC जो है वो AC को हमेशा एट द मिनिमम पर टच करती है। AC का मिनिमम है, यहाँ पर टच होना है इसने। ठीक है, अब इस कॉस्ट को ऊपर बना लें, ये हमारी लागत आएगी, ये सारा हमारा लॉस कवर होगा। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर लॉस हो सकता है इसको। ठीक है, तो देखिए ना हमारी लागत कितनी है, OC, इसको A कह लें, इसको Q है ना, OCAQ हमारी कौन है, लागत है, और OPBQ ये हमारा प्रॉफिट है। ये सारे का सारा हमारा क्या है जी, लॉस हो गया। ठीक हो गया। अब हम एक इसकी नई शक्ल बना लेते हैं। AR गिरता है जी, MR उसके बाद गिरता है, MC, ये इक्विलिब्रियम आ गया, इतनी पैदावार होगी, इस पैदावार के ऊपर ये कीमत होगी।
अब हमारी जो एसी है ना, आप वो देखें इसके दरमियान में आ गई है, ठीक है जी। एमसी ने एसी को मिनिमम पर टच करना, इस पॉइंट को बनाना नहीं है, बस अब कॉन्सेप्चुअली याद रखें। अब कॉस्ट कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा प्रॉफिट हो गया, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ओ सी बी क्यू, और आपके जो प्राइस आ रही है वो है ओ पी ए क्यू, इसको ओ कह लेना। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है जी, पी सी ए पी, ठीक है। तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस हो गया। अब आप बना लें इसमें नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। किधर क्वांटिटी आ गई, ये प्राइस आ गई, ए आर गिरता है, एम आर उसके बाद गिरता है, ये आपका एम सी आ गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, इतनी पैदावार होगी, इतनी प्राइस होगी, ठीक है। अब आपकी जो ए सी है ना, वो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर होगी, ये देखिए, ठीक हो गया। तो इस केस में आपके पास ओ पी ए क्यू यही आपकी कॉस्ट है, ओ पी ए क्यू यही आपका रेवेन्यू है, और नो लॉस नो प्रॉफिट का सीन हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास पीछे रह गया जी सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिनेरियो रह गया, लॉन्ग रन का सिनेरियो रह गया। लॉन्ग रन के अंदर हमारी जो फर्म होती है, लॉन्ग रन हम आपको डायरेक्ट ये बुक से दिखाते हैं कि ये देखें जी, लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास जो फर्म होती है वो हमारे पास क्या कमा रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो लॉन्ग रन के अंदर आपको पता होता है जी, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक है, एंट्री और एग्जिट हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉल करेगा तो मज़ीद सेलर मार्केट के अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट वैनिश हो जाएगा, लॉस होगा, लोग एग्जिट करेंगे, और एट दी एंड ये ऑसिलेट करता करता नॉर्मल प्रॉफिट पर आकर इक्विलिब्रियम सेटल डाउन हो जाएगा।